हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग वाईसीटी की बुक से बीपीएससी एईडीओ के सामान्य अध्ययन के प्रैक्टिस सेट को आपके साथ डिस्कस करेंगे। और इसके पहले की वीडियोस में भी हमने बीपीएससी एईडीओ के प्रैक्टिस सेट को आपके साथ डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उन वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले की वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 4 के 50 क्वेश्चंस तक का डिस्कशन आपके साथ कर लिया था। आज का ये डिस्कशन हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 24। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने, खान या अन्य संकटमय नियोजन में नियोजित नहीं किया जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 52, मौलिक अधिकारों की सूची में से संपत्ति का अधिकार किसके शासनकाल में निकाल दिया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मोरारजी देसाई। संपत्ति के अधिकार को 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार से विधिक अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया था और उस समय भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। फिर क्वेश्चन नंबर 53, मौलिक अधिकारों की मूल सूची में निम्नलिखित में से किसे जोड़ा गया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के अधिकार को। संविधान के 86वें संशोधन द्वारा धारा 21 क में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक 2009 को शामिल करके इसे मौलिक अधिकार बना दिया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 54, सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बन गया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1975 में। सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य 16 मई 1975 को भारत के 22वें राज्य के रूप में बना और इस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि सिक्किम की विधानसभा में 32 से कम सदस्य नहीं होंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 55, समुद्र पारी भारतीय नागरिकता OIC योजना भारत में निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा। समुद्र पारी भारतीय नागरिकता OIC योजना भारत में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा प्रारंभ किया गया था और इस योजना के अंतर्गत भारतीय मूल के वे नागरिक समुद्र पारी भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकरण कराने हेतु योग्य होंगे जो 26 जनवरी 1950 या उसके पश्चात भारत के नागरिक थे या भारत के नागरिक होने के पात्र थे। फिर क्वेश्चन नंबर 56, भारतवर्ष के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित में से मुख्यतः किसे आश्वासित करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व का अर्थ भाईचारे की भावना है और यह एकल नागरिकता तंत्र के माध्यम से भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 57, रामसर स्थल और राज्य का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, लोनार राजस्थान। लोनार जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है, ना कि राजस्थान में। इस वजह से ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 58, वायु प्रदूषण का प्रभाव प्राय निम्नलिखित में से किस पर पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पत्तियों पर। सामान्यतः वायु प्रदूषण का सीधा प्रभाव पेड़ पौधों की पत्तियों पर पड़ता है क्योंकि पत्तियों के द्वारा ही उनके भोजन का निर्माण होता है और वायु प्रदूषण से पत्तियों के रोम छिद्र प्रभावित होते हैं और इसके अतिरिक्त वायु प्रदूषण के प्रभाव से पौधों के अन्य भागों में भी प्रभाव देखा जा सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 59, भारत में कुल कितने रामसर स्थल है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। वर्तमान समय में भारत में कुल 82 राम स्थल हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सी शुष्कातारंभी अनुक्रमण में अग्रामी प्रजाति के रूप में कार्य करती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, लाइकेन।
शुष्क प्रारंभिक अनुक्रमण में अग्रामी प्रजाति के रूप में लाइकेन प्रजाति कार्य करती है और लाइकेन वायु प्रदूषण के प्रति संवेदनशील होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 61, भारत में मीथेन का मुख्य स्रोत है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, धान का खेत। दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग धान का खेत भारत में मीथेन का मुख्य स्रोत है। फिर क्वेश्चन नंबर 62, SO2 प्रदूषण सूचित होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लाइकेन के द्वारा। SO2 उत्सर्जन वायु प्रदूषण का एक महत्वपूर्ण कारक है और वायुमंडल में इनकी सांद्रता अधिक होने पर यह सल्फर के ऑक्साइड का निर्माण करता है और लाइकेन वायु प्रदूषण के अच्छे सूचक हैं। लाइकेन SO2 के प्रति संवेदनशील होते हैं, वे SO2 की अधिक सांद्रता में मर जाते हैं, इसीलिए लाइकेन उन क्षेत्रों में नहीं पाए जाते हैं जहां SO2 की सांद्रता अधिक होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 63, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों का सही क्रम है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों में सबसे पहले उत्तर प्रदेश आता है, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार, उसके बाद पश्चिम बंगाल और 5वें नंबर पर आता है आंध्र प्रदेश। फिर क्वेश्चन नंबर 64, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के सर्वाधिक साक्षरता वाले केंद्र शासित राज्यों का सही क्रम है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, लक्षद्वीप, दमन और दीव और चंडीगढ़। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के सर्वाधिक साक्षरता वाले केंद्र शासित राज्यों में सबसे पहले लक्षद्वीप आता है, जहां की साक्षरता दर 91.8% है। दूसरे नंबर पर दमन दीव आता है, जहां का लिटरेसी रेट 87.1% है। तीसरे नंबर पर अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह आता है, जहां की साक्षरता दर 86.6% है। फिर आता है दिल्ली का स्थान, जहां की साक्षरता दर 86.2% है और उसके बाद आता है चंडीगढ़, जिसकी साक्षरता दर 86.0% है। फिर क्वेश्चन नंबर 65, 2001-11 के दशक में भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर रही है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि 2001 से 2011 के दशक में भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 17.70% रही है, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 66, तकला मक्कान मरुस्थल किस देश में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, चीन में। तकला मकान मरुस्थल चीन में स्थित है और ये दक्षिण में कुनलून पर्वत और पश्चिम में पामीद एवं उत्तर में तियान शान पर्वत से घिरा हुआ है। फिर क्वेश्चन नंबर 67, निम्न देशों में से किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन हुआ। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन में। वर्ष 2019 में सबसे अधिक सोने का उत्पादन चीन के द्वारा किया गया था और वर्तमान समय में भी सोने के उत्पादन का सर्वाधिक जो प्रतिशत है वो चीन ही उत्पादन करता है, जो कि 11% है। फिर क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, कजाकिस्तान। विश्व में यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कजाकिस्तान है और दूसरे नंबर पर कनाडा है और तीसरे नंबर पे नामीबिया है। फिर क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कुलगाड़ी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, सोना खनन। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में कालगुरली और कुलगाड़ी स्वर्ण कहानी स्थित है, जहां सोना खनन होता है और सोने का विश्व में सबसे अधिक भंडार ऑस्ट्रेलिया में है। फिर क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, शनि। शनि ग्रह का औसत घनत्व 0.7 ग्राम पर घन सेंटीमीटर है, जो कि सभी ग्रहों में सबसे कम है और शनि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। फिर क्वेश्चन नंबर 71, ब्लू मून का तात्पर्य है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पूनम का चांद या पूर्णिमा।
जब एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमा हो तो दूसरी पूर्णिमा के चांद को ब्लू मून कहा जाता है और इसका नीले रंग से कोई संबंध नहीं होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 72, एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर मापने पर 100 न्यूटन आता है, इसका भार चंद्रमा की सतह पर मापने पर कितना होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 16.7 न्यूटन। फिर क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, कोयम्बटूर। तमिलनाडु का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है, वहीं उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 74, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, CWG से। फिर क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय विशेषता भारतीय ग्रीष्म मानसून के प्रदर्शन से संबद्ध है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि मानसूनी वर्षा भारत की जलवायु को निर्धारित करता है और भारतीय ग्रीष्म मानसून के प्रदर्शन में प्रमुख कारण उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब अभिसरण क्षेत्र का ग्रीष्म ऋतु में उत्तर की ओर खिसकने को माना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 76, गंगा डेल्टा के सदाबहार वन क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, सुंदरवन। गंगा डेल्टा के सदाबहार वन क्षेत्र को सुंदरवन कहा जाता है और इस क्षेत्र में सुंदरी वृक्षों की सर्वाधिक संख्या होने के कारण इस क्षेत्र को सुंदरवन कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 77, म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम की। फिर क्वेश्चन नंबर 78, भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितने समुद्री मील पर किलोमीटर तक समुद्र की ओर फैली हुई है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 12 समुद्री मील यानी लगभग 21.9 किलोमीटर तक। फिर क्वेश्चन नंबर 79, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मैकमोहन रेखा। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 80, ब्रिटिश काल में भारत में हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून के लिए किसे श्रेय दिया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर को। जुलाई 1856 को ईश्वर चंद्र विद्यासागर और अक्षय कुमार दत्ता के प्रयासों से हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 लागू हुआ था और इस अधिनियम का ड्राफ्ट लॉर्ड डलहौजी के द्वारा तैयार किया गया था और इस अधिनियम को कैनिंग के समय में पारित किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 81, अस्पृश्यता जागरूकता अभियान गांधी जी ने कहाँ से आरंभ किया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्धा से। 7 नवंबर 1933 को वर्धा से गांधी जी ने अपनी हरिजन यात्रा प्रारंभ की और पूरे देश की यात्रा की थी और 1932 ईस्वी में अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग का गठन किया और जनवरी 1933 में इन्होंने हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन भी प्रारंभ किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 82, अमृत बाजार पत्रिका का संस्थापक संपादक कौन था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, शिशिर कुमार घोष। अमृत बाजार पत्रिका की शुरुआत 1868 ईस्वी को 2 भाइयों शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष के द्वारा हुई थी और शिशिर कुमार घोष इस पत्रिका के संस्थापक एवं संपादक थे। फिर क्वेश्चन नंबर 83, इनमें से किसने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि गांधीवादी अपने मंत्री स्तरीय और संसदीय कार्य में विचलित नहीं होना चाहते थे और उस समय किसी भी राष्ट्रीय संघर्ष के विरोध में थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, SC बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि गांधीवादी अपने मंत्री स्तरीय और संसदीय कार्य में विचलित नहीं होना चाहते थे और उस समय किसी भी राष्ट्रीय संघर्ष के विरोध में थे। फिर क्वेश्चन नंबर 84, हिंदू मुस्लिम एकता एवं महात्मा गांधी के आदर्शों के प्रसार हेतु सितंबर 1921 में
मदरलैंड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मजहरुल हक ने। समाचार पत्र मदरलैंड का प्रकाशन मौलाना मजहरुल हक के द्वारा पटना के सदाकत आश्रम से सितंबर 1921 में किया गया था और गांधी जी ने इन्हें देशभूषण की उपाधि भी दी थी। फिर क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह में भाग नहीं लिया? पहला खेतिहर मजदूर, दूसरा साहूकार, तीसरा कृषक और चौथा जमींदार। निम्नलिखित कूटों से अपना उत्तर चुनें। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 2, यानी केवल साहूकारों ने 1857 ईस्वी के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। फिर क्वेश्चन नंबर 86, किसने कहा था कि 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर एस.एन. सेन ने। डॉक्टर एस.एन. सेन ने कहा था कि 1857 की घटना का प्रारंभ तो धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था, लेकिन उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ था। और एस.एन. सेन की प्रसिद्ध रचना 1857 है, जो कि 1857 की क्रांति के शताब्दी वर्ष में प्रकाशित हुई थी, यानी 1957 में। फिर क्वेश्चन नंबर 87, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वी.डी. सावरकर। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 पुस्तक के लेखक वी.डी. सावरकर थे और यह बुक 1908-9 में प्रकाशित हुई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, शिवाजी की मंत्रिपरिषद सप्त प्रधान कहलाती थी। यह जो कथन है यह सही नहीं है, क्योंकि शिवाजी की मंत्रिपरिषद अष्ट प्रधान कहलाती थी, जिसमें 8 मंत्रियों का समूह होता था। फिर क्वेश्चन नंबर 89, सर्वप्रथम किस मराठा पेशवा ने सहायक संधि को स्वीकार किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, बाजीराव द्वितीय। बसीन की संधि 1802 ईस्वी में बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य में हुई थी और इस संधि में पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजी संरक्षण और पूना में सहायक सेना रखना स्वीकार किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 90, सतनामी पंथ की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 1657 में। सतनामी पंथ की स्थापना वीरभान नामक एक संत ने नारनौल में 1657 ईस्वी में की थी और सतनामी अधिकतर किसान, दस्तकार और नीची जाति के लोग थे। सत्य एवं ईश्वर में विश्वास रखने के कारण वे अपने आप को सतनामी पुकारते थे और सतनामियों को एकेश्वरवादी संप्रदाय कहा गया है और इनके धार्मिक ग्रंथ को पोथी कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 91, दाग और हुलिया की प्रथा प्रारंभ की गई थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। दाग और हुलिया की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ की थी। फिर क्वेश्चन नंबर 92, पद्मिनी घटना किस सुल्तान से जुड़ी हुई है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी से। रानी पद्मिनी की घटना अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। फिर क्वेश्चन नंबर 93, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में जिसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जफर खां। अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति जफर खां मंगोलों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया, जो अपने समय का श्रेष्ठ और साहसी सेनापति था। फिर क्वेश्चन नंबर 94, किस वंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गुप्त वंश ने। गुप्त वंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था। मौर्य वंश का शासनकाल 323 से 184 ईसा पूर्व तक था। शुंग वंश का शासनकाल 184 से 75 ईसा पूर्व तक था। वहीं गुप्त काल का शासनकाल 275 से 550 ईस्वी तक था और कुषाण वंश प्रथम शताब्दी तक शासन किए थे। फिर क्वेश्चन नंबर 95, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धत हुई? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, धर्मशास्त्रों के समय में। फिर क्वेश्चन नंबर 96,
निम्नलिखित एक वेद धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यजुर्वेद। यजुर्वेद एक कर्मकांडी वेद है और इसमें विविध यज्ञों से संबंधित अनुष्ठान विधियों का उल्लेख है। यह गद्य एवं पद्य दोनों में रचित है और यह 40 अध्यायों में विभाजित है, जिसमें से केवल 75 स्वतंत्र मंत्र है और इसके पुरोहित को अधर्व्यू कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से कौन वैदिक देवता नहीं थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्तिकेय। कार्तिकेय एक वैदिक देवता नहीं थे। फिर क्वेश्चन नंबर 98, बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गौतम बुद्ध को। 6 वर्षों तक अथक परिश्रम एवं घोर तपस्या करने के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 99, तृतीय बौद्ध सभा का सभापतित्व किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मोगलीपुत्तीस के द्वारा। तृतीय जो बौद्ध सभा थी वो पाटलिपुत्र में हुई थी और इस समय 251 ईसा पूर्व का समय चल रहा था और इसकी अध्यक्षता की थी मोगलीपुत्तीस ने और इस समय राजा थे अशोक। फिर क्वेश्चन नंबर 100, निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, वैशेषिक ने। परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन वैशेषिक दर्शन के अंतर्गत महर्षि कणाद द्वारा किया गया था और यह सिद्धांत जगत की संरचना से जुड़ा हुआ है। इस तरह आज के इस वीडियो में हमने बीपीएससी एईडीओ के एक और प्रैक्टिस सेट को आपके साथ डिस्कस कर लिया है और अगर आप इसी तरह और भी बीपीएससी एईडीओ के प्रैक्टिस सेट को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।